गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखिए, ये वैसे कहने को तो बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कब हम कहेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट है, कब हम कहेंगे कि कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है समझने के लिए कई लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत बेसिक वे में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों चीज एग्जैक्टली होती क्या है एंड इन्हें डिस्कस करना जरूरी क्यों है, बिकॉज ये क्रिमिनल लॉ का बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसी चीज है ये कि आपको ये हर एग्जाम के लिए जानना जरूरी है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, आईलेट पीजी, सीयूईटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर और एनी ऑफ द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसमें आप पूरा बेसिक समझेंगे कि ये दोनों चीज एग्जैक्टली होती क्या है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो कि प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी डील लेके आया हूं, एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको हमारा toprankers.com वेबसाइट चेकआउट करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप जाके चेकआउट करेंगे ऑफलाइन कोर्सेज को, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके प्रिपरेशन के लिए हम बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, चाहे आप क्लैट की बात कर रहे हो या आप आईलेट की बात कर रहे हो, या इसके अलावा अगर जो है आप किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, जैसे कि आप कहोगे सीबी लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी एग्जामिनेशन, एनआईएसीएल या आपका आरबीआई का एग्जामिनेशन, फिर अगर आपको एआईबी की प्रिपरेशन करनी हो या आपको यूजीसी नेट क्रैक करना हो, वी आर दी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा तो मैं वो आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ मिलेंगे लाइव क्लासेस, आपको मिलेंगे यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस, आपको मिलेंगे यहाँ प्रैक्टिस शीट, मॉक एनालिसिस एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर वन ऑन वन मेंटरशिप की सुविधा भी मिलेगी। सो इफ यू फील लाइक यू आर स्टक समवेयर, आप अपने फैकल्टी को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे मेंटरशिप सेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, इफ यू फील लाइक यू आर स्टक समवेयर, दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। एंड नाउ इससे रिलेटेड आपके लिए एक बहुत अच्छी डील है जो कि मुझे पता है कि आपको पसंद आएगी, और वो ये है कि हम स्पेसिफिकली हमारी यूट्यूब ऑडियंस के लिए 10% का डिस्काउंट लेके आए हैं ऑन ऑल आवर कोर्सेज। तो आप उसे अवेल कर सकते हैं, हमारे किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करते हुए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं NECYT एंड यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, राइट। नाउ कीपिंग दैट aside, this is something that I highly recommend if you're preparing for any of the examination, but अभी के लिए let's keep it aside, right, and move on to our video कि exactly कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब देखो, जब आप बात करते हो क्रिमिनल लिटिगेशन की, ठीक है, आप जब बात करते हो क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ का ना हमेशा एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, कि गलती जिसने की है सजा भी उसे भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी एक पर्सन ने मर्डर किया है तो सिर्फ वही पर्सन लाइबल होगा, राइट, उसके मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी थोड़ी ना लाइबल होंगे, राइट। तो जब भी एक कोई भी अगर आपका जो है जो क्रिमिनल लॉ होता है वो नॉर्मली सिर्फ एक क्रिमिनल को ही पनिश करता है, उसकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, सर्टेन केसेस ऐसे हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ये लाइबिलिटी दूसरों तक भी एक्सटेंड कर दी जाती है, ठीक है। तो इसके ना दो मेजर प्रिंसिपल है कि कब एक एक्टिविटी या अगर एक एक्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं किया है लेकिन फिर भी उसे लाइबल करार दिया जा सकता है उन पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो होता है आपका कॉमन इंटेंशन, दूसरा होता है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉमन इंटेंशन जो होता है वो आपका अब बीएनएस के अंदर पे सेक्शन 3 क्लॉज 5 के अंदर कंटेन्ड है, वही कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शन 190 में कंटेन्ड है। पहले कॉमन इंटेंशन का जो सेक्शन था दैट वाज सेक्शन 34 अंडर आईपीसी एंड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट इट वाज सेक्शन 149 अंडर आईपीसी, ठीक है। नाउ ये जो दोनों डॉक्ट्रिन्स है ना बेसिकली यही काम करती है कि इवन इफ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक्ट नहीं किया है, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है, फिर भी क्रिमिनल लाइबिलिटी उस तक एक्सटेंड कर दी जा सकती है, सर्टेन फैक्टर्स अगर फॉल इन लाइन होते हैं तो, ठीक है। तो या तो क्रिमिनल इंटेंशन की वजह से या तो क्रिमिनल ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उससे इंसान तक एक्सटेंड की जा सकती है। अब ये दोनों चीजें एग्जैक्टली क्या होती हैं, इनके क्या एलिमेंट्स हैं, ये चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले जो आपका प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है आपका बेयर एक्ट, ठीक है। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पहले हम देख लेते हैं। When a criminal act is done by several person in furtherance of a common intention of fault, ठीक है। तो अगर मान लीजिए several person यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग जो है
कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं, ठीक है, तो जितने भी आपके बीएनएस में कंटेंट है, चाहे स्नैचिंग हो गई, चाहे थेफ्ट हो गया, चाहे मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड, वॉटेवर, ठीक है। तो अगर दो से ज्यादा लोग जो है क्रिमिनल एक्ट करते हैं किसी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, ठीक है, यानी कि उनका मकसद जो इंटेंशन रहता है कि हाँ हम ये काम करने जाने वाले, ठीक है। अब उस काम को करने के लिए, उस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए अगर दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो उस काम के लिए ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम, राइट। तो उस क्रिमिनल एक्ट के लिए हर वो इंसान लाइबल होगा इस पर्टिकुलर ग्रुप का, एज इफ कि वो खुद ही वो काम किया, ठीक है। नाउ इट कैन फील अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, तो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई इट फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए तीन पर्सन थे, ठीक है, ए बी एंड सी, ओके। वो पहले से एक प्रीमीडिएशन ऑफ माइंड करते हैं, पहले से इंटेंशन लेके चलते हैं कि उन्हें जो है डी का मर्डर करना है, ठीक है। तो अब ये जाते हैं तीनों मिलके डी के घर, ठीक है। डी के घर में ए सबसे पहले पहरा देता है गेट में ताकि कोई अंदर ना आ पाए, ठीक है। बी जो है उसको बी पीछे से जगड़ के रखता है ताकि बी जो डी जो है वो भाग ना पाए, ठीक है। एंड सी जो है ही इज द एक्चुअल पर्सन जो उसको स्टैब करता है और उसकी जान लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर डी की डेथ हो चुकी है तो क्या यहाँ पर ये कहा जाना सही है कि सिर्फ सी इज द पर्सन जो कि डी का मर्डर कर रखा है यहाँ पे? तो ये कहीं से तो सही नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप क्रिमिनल लॉ के बारे में देखोगे, ठीक है, तो आपको तो अगर आप प्राइमा फेसाई को यही लगेगा ना कि जिसने चाकू चलाया उसने मर्डर किया, उसी जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी इंकर होनी चाहिए, उसी को सजा होनी चाहिए, ठीक है। ए ने क्या किया? ए तो सिर्फ गेट पे खड़ा हुआ था। बी ने क्या किया? उसने तो सिर्फ डी को पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्राइमा फेसाई देखोगे तो ए और बी यहाँ पर इनोसेंट कहे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन भागीदारी तो उनकी भी थी, ठीक है। वो भी चाह रहे थे कि डी मरे, वो भी चाह रहे थे कि सी डी को मारे, एंड इस चीज को अचीव करने के लिए जो है उन्होंने पूरी भागीदारी की, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि तीन लोग थे, ओके। इन तीन लोगों के बीच में ना एक कॉमन इंटेंशन था। कॉमन इंटेंशन क्या था? डी की डेथ कारित करना, डी का मर्डर करना, ठीक है। एंड यहां पर जो है उनके बीच में उन्होंने एक क्रिमिनल एक्ट किया, डी को मौत के घाट उतारना और डी को मारना, ठीक है। तो दैट वाज द क्रिमिनल एक्ट, एंड इस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए इनके बीच में आपस में कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है। तो इस कॉमन इंटेंशन के साथ अगर आप कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हो तो हर उस पर्सन की सेम लाइबिलिटी मानी जाएगी एज इफ काम उसने किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चाकू चला के डी का मर्डर करने का काम सी कर रहा था तो यहाँ पर ए और बी की भी पूरी पूरी लाइबिलिटी होगी। क्यों होगी? उसके दो रीजन है, ठीक है। पहला तो एक यहाँ है आपके कि यहाँ पर एक आपको प्रीमीडिएशन होना चाहिए था जो कि इनके बीच में था, ठीक है। प्रीमीडिएशन क्या था कि हाँ चलो जो है हम जो है डी का मर्डर करेंगे, ओके। दूसरी चीज ये है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि जब यहां पर काम हो रहा था, डी का मर्डर हो रहा था, तो ए की भागीदारी ये थी कि वो गार्ड होके खड़ा हुआ था, एंड बी की भागीदारी ये थी कि वो डी को जगड़ कर खड़ा हुआ था, ठीक है। तो अगर ये चीजें हैं तो माना जाएगा कि ए बी और सी के बीच में कॉमन इंटेंशन था डी को मारने का, एंड भले ही चाकू जो है सी ने चलाया हो लेकिन फिर भी ए और बी भी इक्वली लायबल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉमन इंटेंशन, ठीक है। अब कॉमन इंटेंशन के ना हम थोड़े से एलिमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं आपके सबसे पहले तो, ओके। तो जैसा कि हमने वहां पर देखा था बेयर एक्ट की लैंग्वेज में कि सेवरल पीपल होने चाहिए, ठीक है। अब सेवरल पीपल का कोई एक मिनिमम लिमिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको पीपल चाहिए तो मिनिमम दो तो चाहिए ही ना, एक तो पर्सन हो गया, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं कॉमन इंटेंशन के लिए, ठीक है। अगर एक पर्सन वैसे भी अगर कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहा है तो वो पर्सनली लायबल हो ही जाएगा ना, ओके। तो कॉमन इंटेंशन के लिए सबसे पहले तो दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। उनका आपस में कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, प्री मेडिएशन होना चाहिए कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है। फिर उस काम करते टाइम, क्रिमिनल एक्ट करते टाइम सबका जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस एक्ट को करते के टाइम, ठीक है। एंड जो भी एक्ट हुआ हो वो एक कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में हुआ हो कि हमने डिसाइड किया था, इंटेंट हमारा ये था कि हमें डी को जो है मारना है, ठीक है। एंड इस डी को मारने के इंटेंशन के साथ रखते हुए हम लोग उस एक्ट में पार्टिसिपेट किए हैं और हमारा उस एक्ट को करने का कॉमन इंटेंशन था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब मल्टीपल पीपल, सेवरल पीपल जो रहते हैं वो प्री मेडिएशन करके आते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज को, उस अंजाम को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो माना जाएगा उन लोगों का आपस में जो है कॉमन इंटेंशन था, एंड भले ही एक्ट अल्टीमेटली किसी एक पर्सन ने किया है लेकिन उस एक्ट को अंजाम देने के लिए जितने लोग भी इन्वॉल्व थे वो लोग जो है सारे के सारे इक्वली लायबल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉमन इंटेंशन, ठीक है।
अब समझते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, अगेन बियरैक लैंग्वेज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, तो सबसे पहला बड़ा डिफरेंस तो यहीं पे आ जाता है, ठीक है, कि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपका अनलॉफुल असेंबली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है, मान लो यहाँ पर 6 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 लोग हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली के, ठीक है, एंड इनमें से कोई भी अगर कोई भी मेंबर रहता है इस अनलॉफुल असेंबली का, वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है। ऑफेंस कब कमिट करता है? इस अनलॉफुल असेंबली के किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? इस लॉफुल असेंबली का जो भी अल्टीमेट मकसद रहा होगा, दैट इज रिफर्ड टू एज कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको जो बीएनएस है वो एग्जैक्टली बताता है कि क्या क्या कॉमन ऑब्जेक्ट जो है हो सकते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली के, ठीक है, कि कब एक असेंबली का अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो हम कहेंगे कि हाँ वो असेंबली अनलॉफुल है, ठीक है। तो बेसिक अगर आपको यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, ठीक है, कि अगर किसी भी अनलॉफुल असेंबली का, ठीक है, अगर कोई भी मेंबर है वो कोई भी ऑफेंस कमिट करता है अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है, और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या जो भी मेंबर्स थे उनको पता था कि अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए जाएंगे तो ये चीज फॉर श्योर हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कि जो भी पर्सन उस टाइम पे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे जो है उस ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है आपकी। एंड बिफोर आई गिव यू एन इलस्ट्रेशन, लेट मी जस्ट टेल यू कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एसेंशियल है व्हेन इट कम्स टू कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉमन इंटेंशन के लिए आपका अनलॉफुल असेंबली होना नहीं जरूरी है, ठीक है, वहां बस सेवरल पीपल होने चाहिए दैट शेयर सम कॉमन इंटेंशन, ठीक है। यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका सेक्शन देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो बीएनएस के अंदर अनलॉफुल असेंबली कैसे डिफाइंड है, ठीक है, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल, ठीक है, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। ओके, तो एक डिफरेंस यहाँ पर भी आ जाता है हमारा कि वहां दो कॉमन इंटेंशन के 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, यहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो 5 से अगर कोई असेंबली है 5 या 5 से अधिक लोगों की, तो हम उसे अनलॉफुल असेंबली कब कहेंगे? जब इनमें से वो असेंबली जो है उनका मकसद इनमें से कोई भी एक चीज रहेगी, ठीक है। उस असेंबली का 5 से अधिक लोगों की असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो इनमें से कोई एक चीज रहेगा, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि ये सारी चीज क्या है, ठीक है। पहला, अगर वो असेंबली जो है वो क्रिमिनल फोर्स यूज करके थ्रेटन करना चाह रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को या पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है, तो माना जाएगा कि वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। दूसरा, अगर वो असेंबली जो है वो किसी भी लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकना चाह रही है या किसी भी टाइप का मिसचिफ कमिट करना चाह रही है, क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करना चाह रही है, तो भी माना जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। देन ओके, वो क्रिमिनल फोर्स का यूज करके किसी भी एक पर्सन की प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रही है या उसके प्रॉपर्टी से उसे डिस्पोजेस करना चाह रही है, तो भी ये माना जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली है। एंड देन लास्टली, क्रिमिनल फोर्स का यूज करके वो किसी भी व्यक्ति से ऐसा काम करवाना चाहती है जो पर्सन लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली इनमें से कोई भी एक काम करना चाह रही है या ये सेवरल काम करना चाह रही है, तो ये माना जाएगा कि वो जो असेंबली है वो एक अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो 6 लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है, 6 लोगों का ग्रुप था, ABCDEF, ठीक है। नाउ ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे और जेड की प्रॉपर्टी में ना ये लोग क्रिमिनल ट्रेसपास करने वाले, ठीक है। नाउ आउट ऑफ देम यहाँ पर एक जो ए पर्सन था वो अपने साथ तक चाकू और गन लेके गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला तो इनका 5 से ज्यादा लोग हैं, यानी कि यहाँ 6 लोग हैं, ठीक है। एंड ये लोग क्या करना चाहते थे? ये लोग जेड की प्रॉपर्टी में क्रिमिनल ट्रेसपास करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लोग अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 लोगों का ग्रुप था, यानी कि 5 से ज्यादा लोग थे, ठीक है, एक चीज पूरी हो गई। एंड इन 6 लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था कि इन्हें जो है क्रिमिनल ट्रेसपास करना था, ठीक है, या कोई और ऑफेंस भी चलेगा, ठीक है। तो यह माना जाएगा कि ये जो ABCDEF है ये क्या है? ये एक अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। अब ये क्या करना चाहते थे? वो जेड की जो प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करना चाहते थे, ओके। अब यहां पर जो इनमें से ए पर्सन था वो अपने साथ एक चाकू और गन भी लेके गया हुआ था, ठीक है। ये जो ए पर्सन था
ये अपने साथ एक चाकू और एक गन भी लेके गया था, ठीक है, नाइफ और गन भी लेके गया था, ठीक है। अब देखो कि अगर आप किसी के प्रॉपर्टी में रात को घुस रहे हो और आप चाकू और गन लेके घुस रहे हो, तो अब जाहिर सी बात है कि ये बंदा रेजिस्ट तो करेगा ही करेगा, सेल्फ डिफेंस तो करेगा ही करेगा। ऐसे में चांसेस बहुत हाई है कि ये जो पर्सन है गन या नाइफ यूज करके उसे सिवियरली इंजर कर सकता है, ग्रीवियसली हर्ट कर सकता है, या जो है उसका मर्डर भी कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है, भले ही अगर मर्डर ट्रेस पास करते हुए अगर मर्डर ए करता है ना, इसके बाद भी जितने भी लोग हैं बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे जो है मर्डर के लिए लाइबल माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? बिकॉज ये स्क्वायरली फॉल करता है विद इन द डेफिनेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एंड वो अनलॉफुल असेंबली जब भी अपने कॉमन ऑब्जेक्ट या मकसद को रीच करने के लिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट करती है, एंड उसको करते हुए अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली का हर मेंबर जो है इक्वली लायबल होगा, ठीक है। इसके अलावा ओके, अगर मेंबर्स ऑफ द असेंबली को ये पता था कि कोई भी जो है ऑफेंस कमिट हो सकता है, हाईली प्रोबेबिलिटी थी कि कोई ऑफेंस कमिट हो जाएगा, तो भी जो है सारे के सारे लोग जो है असेंबली के वो लायबल होंगे। अब देखिए यहाँ पर जब 6 लोग थे, जेड के हाउस में क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे थे और इनको पता था कि इनमें से एक व्यक्ति है जो गन लेके गया है, चांसेस ये थे, ठीक है, कि सबको पता था कि जेड का यहाँ पर मर्डर हो सकता है। तो अगर मान लो इस असेंबली के टाइम पे, इस ट्रेस पास के टाइम पे यहाँ जो ए है वो गोली चला देता है जेड पे, जेड डाइज, ठीक है। तो यहाँ पर कल को ये बाकी के 5 लोग ये नहीं कह सकते कि भाई इट वाज नॉट आवर फॉल्ट, ए वाज द वन जिसने गोली चलाई थी, ठीक है। तो दे कैन नॉट टेक दैट डिफेंस एनी मोर, व्हाई? बिकॉज ये लोग ऑलरेडी एक अनलॉफुल असेंबली के हिस्से में थे और इन्हें पता था कि अनलॉफुल असेंबली के ऑब्जेक्ट को अचीव करते करते कोई ना कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है। इन्हें आइडिया था गन लेके गया है तो भाई कुछ तो जो है गलत काम हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो है सब लोग जो है इक्वली लायबल माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चीज नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर एक चीज नहीं है, यहाँ पर कोई प्री मेडिएशन नहीं है, ठीक है। गन लेके भले ए गया था, बी सी डी ई एफ जो है सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते थे, अंदाजा लगा सकते थे कि ये कर सकता है ऐसा काम, ठीक है। इनका खुद का कोई मकसद नहीं था कि हाँ जेड की जान लेनी है, ओके। तो यहाँ पर कोई प्री मेडिएशन देखने नहीं मिलेगा आपको। प्री मेडिएशन आपका कॉमन इंटेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, बट फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट प्री मेडिएशन एज सच जो है कोई नेसेसिटी नहीं मानी गई है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। नाउ अगर आप कॉमन ऑब्जेक्ट की एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? मिनिमम 5 लोग चाहिए, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली पे डिपेंड करता है। अनलॉफुल असेंबली का जो दिया गया है, जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है वो क्या है? 5 या 5 से ज्यादा लोग, ठीक है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम 5 लोग चाहिए, ठीक है। अभी 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग कैसे होने चाहिए? वो जो है एक अनलॉफुल असेंबली जो है क्रिएट करनी चाहिए, ओके। यानी कि उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो एक्ट में इनॉमरेटेड किसी में कोई भी कोई भी एक चीज होनी चाहिए, ओके। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो माना जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली में है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि उसकी असेंबली का कोई एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने सेक्शन में रिफर किया था, जो भी चीजें कॉमन ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखी गई थी उनमें से कोई एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करते करते कोई ऑफेंस कमिट होना चाहिए, ओके। जैसे कि जेड जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया उसमें क्या था? कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था कि जेड के घर में क्रिमिनल ट्रेसपास करना, ठीक है, या जेड के घर में चोरी करने जाना, ठीक है। एंड अब अगर ये आपका कॉमन ऑब्जेक्ट था आपके अनलॉफुल असेंबली का, ठीक है, उसको अचीव करने के चक्कर में वो लोग जेड का ही मर्डर कर देते हैं, कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इवन इन दैट केस ये माना जाएगा कि वो जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जो 6 लोग इन्वॉल्व थे, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था, ठीक है। यानी कि अगर ए ने मर्डर किया है तो बाकी 5 लोग भी जो है इक्वली लायबल ठहराए जाएंगे, उनको भी मर्डर के अंदर पे ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है कॉमन ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ अब कॉमन ऑब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पर कोई भी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो अनलॉफुल असेंबली में है, ठीक है, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, ओके। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कॉमन इंटेंशन में हमने देखा था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, ठीक है। एक गार्ड रख रहा है वहां पे, ओके। अगर एक गार्ड रख रहा है वहां पे और दूसरा जो है डी को पकड़ के रखा हुआ है, तीसरा जो है डी को चाकू मार रहा है, ठीक है। तो सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ओके। लेकिन इन केस अगर आप बात करते हो अनलॉफुल असेंबली की, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक सिनेरियो देखो कि अगर मान लो यहाँ पर ये लोग जेड के पास क्रिमिनल ट्रेसपास करने गए थे उसके घर पे, ठीक है। नाउ घर में घुसने से पहले ही जो एफ पर्सन है ना, वो बाहर बैठ जाता है और बोल देता है कि नहीं यार मेरे को नहीं जाना, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो एफ जो है फिर वो इस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
अगर ये पूरी तरह से हट जाता है ना एफ, तो इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ओके, लेकिन अगर बाकी लोग जो है जेड को मारने में जो है कोई भी हाथ नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये लोग अपना अपना काम कर रहे थे घुस के, ओके, एंड यहाँ पर ए जो था वो अकेले जेड को मार दिया, एंड इवन इफ बी सी डी और ई कोई हेल्प आउट नहीं किए हैं ए को जेड का मर्डर करने में, स्टिल जो है बी सी डी एंड ई जो है वो लाइबल माने जाएंगे जेड के मर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी नहीं है, ठीक है, भले ही ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए, स्टिल इन तक जो है मर्डर की लाइबिलिटी एक्सटेंड की जाएगी। ओके, एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी नहीं होता है, बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन के भी जो है आप पर लाइबिलिटी डाली जा सकती है, लेकिन कॉमन इंटेंशन के अंदर अगर आपको लाइबिलिटी एक्सटेंड करनी है किसी भी व्यक्ति तक, तो उस व्यक्ति का एक्टिव पार्टिसिपेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर अगर एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है तो आप इंटेंट ही कैसे प्रूव कर पाओगे, और जब तक इंटेंट नहीं है तो फिर वो जो है कॉमन इंटेंशन की बात ही नहीं उठती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। अब एक कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लीगल प्रोविजन है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन गवर्न होता है आपके सेक्शन 3 क्लॉज 5 से, अनकॉमन ऑब्जेक्ट गवर्न होता है सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस से, ठीक है। कॉमन इंटेंशन के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड पर्सन 2 है, ठीक है, एंड वही कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 5 या 5 से ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर आपको अनलॉफुल असेंबली की जरूरत होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, कॉमन इंटेंशन के लिए आपको प्री मेडिएशन चाहिए, प्री अरेंजमेंट ऑफ प्लान चाहिए, लेकिन प्री अरेंजमेंट ऑफ प्लान ना आपको कॉमन ऑब्जेक्ट में नहीं देखने मिलता, आपको बस असेंबली चाहिए, अनलॉफुल असेंबली चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका पहले से कोई प्लान नहीं है मर्डर करने का, अनलॉफुल असेंबली में रहते हुए आप में से कोई एक व्यक्ति मर्डर कर देता है, तो सारे के सारे लायबल माने जाओगे, भले ही कोई प्री मेडिएशन ना हो वहां पे, ठीक है, ये चीज है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, यहाँ पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो तो चलता है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन के अपने इंटेंशन कैसे प्रूव करोगे। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है नहीं हो तो भी चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अनलॉफुल असेंबली के पार्टिसिपेंट थे, आप मेंबर थे, फिर भी आप तक जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्सटेंड कर दी जाएगी, भले ही आप पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, आप इग्नोरेंट थे, आपको पता ही नहीं था कि दूसरा पर्सन जो है वो मर्डर कर देगा, फिर भी क्योंकि आप सेम अनलॉफुल असेंबली के हिस्से में थे, आप जो है क्रिमिनली लाइबल ठहराए जाएंगे दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए, ठीक है। फिर अब जो है कॉमन इंटेंशन किसी भी ग्रुप में हो सकती है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट हमेशा एक अनलॉफुल असेंबली में ही माना जाएगा, ठीक है। कॉमन इंटेंशन में जो लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ इसलिए हो जाती है बिकॉज आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और आपका इंटेंशन था किसी ऑफेंस को कमिट करना, ठीक है। लेकिन वही अगर आप कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो आप तक लाइबिलिटी एक्सटेंड की जाती है जस्ट बिकॉज यू आर अ मेंबर इन एन अनलॉफुल असेंबली, भले ही आप पूरी तरह से इनोसेंट क्यों ना हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर देयर इन द अनलॉफुल असेंबली, लाइबिलिटी विल बी एक्सटेंडेड टू यू, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल, ठीक है। बहुत बेसिक में समझाने का ट्राई किया है बिकॉज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। नाउ moving on to the end of the session, ठीक है। If you're a person who's looking for a community, or if you want to connect with any of the like-minded people, you can connect with us on our Telegram channel, on our Instagram channel, and YouTube channel. तो है ही. And if you're interested in any of our courses, you can call us at 6363286363 पर, या आप मेल कर सकते हैं support@toprankers.com पर, ठीक है। So if video अच्छा लगा हो तो please do like, share and subscribe, and if you have any queries, please comment down as well. So we get to know कि आपको और क्या नीड है, हम किस पे वीडियोस ला सकते हैं, राइट। So thank you guys, have a great day, bye bye.